नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कोरोना से बचाव के टीके के विकास में सबसे आगे है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 88.63% हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड से बचाव के टीके के विकास में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि देश में इसके 30 से अधिक टीकों का विकास किया जा रहा है और इनमें से 3 अग्रिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री ने कल ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। इंडिया इज नाउ एट द फोरफ्रंट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर कोविड। सम ऑफ देम are in advanced stages. We are not stopping here. India is already working on putting a well-established vaccine delivery system in place. This digitized network, along with digital health ID, will be used to ensure immunization of our citizens. Friends, beyond COVID too, India is known for its proven capacity to produce quality medicines and vaccine at low cost. More than 60% of the vaccines of global immunization are being manufactured in India. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जन सहयोग से कोविड मृत्यु दर काफी नीचे रखने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आ रही है। India has one of the highest recovery rates of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. India was one of the first to encourage the usage of masks. India actively began to work on effective contact tracing. India was one of the earliest to deploy the rapid antigen tests. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण औषधि और टीकों की निर्माण क्षमता के लिए जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रतिरक्षण टीकों का 60% से भी अधिक भारत में तैयार किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान और नवाचार में निवेश भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन इसके लिए दीर्घावधि प्रयास जरूरी है। समय पर समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञान और नवाचार क्षेत्र में पहले से ही निवेश करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी और समन्वय सहयोग से ही ये नवाचार संभव हो सकेंगे। Such is the power of technology that a global pandemic did not keep us apart. This program has continued as per schedule. This shows the commitment of the grand challenges community. It shows a commitment to adapt and innovate. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इनसे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और ग्रामवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुनिश्चित होगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित कर रहा है और हर एक तक इसकी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। 3 दिन की वार्षिक बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा। देश ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3 महीनों में पहली बार पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के नए मामले 50,000 से कम रहे। उपचार करा रहे रोगियों की संख्या भी कुल संक्रमितों के 10% से कम हो गई है, जो एक नई उपलब्धि है। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 69,720 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की दर 88% से अधिक हो गई है। इनमें से 78% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 15,000 रोगी प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है, जहां 8,000 से अधिक मरीज प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं। कोविड के 75% नए मामले भी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल का स्थान प्रमुख है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 587 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इनमें से 81% व्यक्ति इन्हीं 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या 600 से कम रही। विश्व में कोरोना से ठीक होने वालों की दर भारत में सबसे ज्यादा है और मरने वालों की 1.5% की दर भी दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रोज सामने आने वाले मामलों की संख्या से पता चलता है कि इन राज्यों में पिछले 1 महीने में सक्रिय मामलों की संख्या कम हो गई है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन सामने आ रहे रोगियों की संख्या पहले 22,000 थी, जो अब घटकर 9,000 हो गई है। आंध्र प्रदेश में प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 3,900 रह गई है, जबकि 1 महीना पहले लगभग 9,500 लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये रुझान इस बात का भी संकेत है कि देश में सक्रिय मामले निरंतर कम हो रहे हैं। देश में संक्रमण का उपचार करा रहे लोगों की संख्या पिछले 4 दिन में लगातार 8 लाख से कम बनी हुई है। बिहार में कोविड से ठीक होने वालों की दर 94.47% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 6.21% अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 912 मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,93,789 हो गई है। सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। वर्तमान में 10,331 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव प्रताया अमृत ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन औसतन 1 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया के 184 देश कोवैक्स अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। जिनेवा में कल कोविड-19 के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड के टीके का सभी संपन्न और कम संपन्न देशों में समान रूप से वितरण करना है। संगठन के महानिदेशक ने कहा कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे इस संक्रमण को रोकने के सभी प्रयास करें, ताकि लोगों के जीवन और उनके रोजगार को बचाया जा सके। श्री टेड्रोस ने कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, हाथ को साफ रखना, भीड़-भाड़ से दूर रहना और खिड़कियों को खुला रखना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका हम सभी को बहुत ध्यान के साथ पालन करना चाहिए। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तन्मय तालुकदार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आगाह किया है कि धूम्रपान से भी कोविड-19 के फैलने का खतरा है। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और धूम्रपान के विरुद्ध जनमत तैयार करने का आग्रह किया। स्मोक करने वाले के अंदर अगर कोरोना के वायरस हैं, तो अगर वो बात करते हैं या धुआं छोड़ते हैं या स्मोकर्स में कफ ज्यादा होता है, वो खांसते भी ज्यादा हैं आमतौर पे, ऐसे मरीज भी नहीं, उन्हें तो खुद भी नहीं पता होगा कि वो कोरोना के वायरस कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो वातावरण में कीटाणु छोड़ेंगे और उनके साथ अगर कोई नॉन स्मोकर भी खड़ा है, तंबाकू का सेवन नहीं करता, धूम्रपान नहीं करता, उनको भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इट्स टाइम टू से नो टू स्मोकिंग। आपके आसपास भी कोई स्मोक कर रहा है तो हम आवाज उठाएं, बोले जी नहीं, आप बीड़ी या सिगरेट बंद करें। क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी अपनाने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मेरी तरफ से सभी उन लोगों को एक हिदायत है कि प्लीज वेयर अ मास्क, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, बी वाइज, बी सेल्फिश, आई वुड से, एंड एट द सेम टाइम बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज वर्क हार्ड, ट्राई टू डू लॉट योगा, डू रनिंग। आप कोशिश करिए कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, घर वापस आए तो आप सेफ रहें।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजीव शर्मा इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 01123314444। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कोरोना से बचाव के टीके के विकास में सबसे आगे है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 88.63% हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। और IPL क्रिकेट में आज दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। बिहार में 78 विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे और अंतिम चरण के लिए पर्चे भरने का आज अंतिम दिन है। बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पहुंच रहे हैं। इस चरण में अब तक 340 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का भी आज अंतिम दिन है। इस सीट पर भी तीसरे चरण के मतदान के साथ ही 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव प्रचार जोरों पर है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के भोरे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 वर्ष के कार्यकाल में उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जीविका स्वयं सहायता समूह के कारण करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी के चंगुल से मुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री आज गोपालगंज, पटना, सिवान और जहानाबाद जिले में 5 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भोजपुर जिले के अगियाओं में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव महागठबंधन की जीत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता से बाहर होने के लिए चुनाव है। श्री यादव भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद और पटना में गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर चुनावी रैलियों के दौरान भीड़ के उमड़ने से कोविड-19 दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए प्राथमिकियां भी दर्ज कराई जा रही हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्य में चुनावों से पहले कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष कोरोना जांच अभियान शुरू किया जाएगा।
संक्रमित रोगियों की पहचान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन जांच की जाएगी। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले 23 से 25 अक्टूबर के बीच और दूसरे चरण में 29 से 31 तथा तीसरे चरण में 2 से 4 नवंबर तक कोरोना जांच अभियान शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में केवल 355 उम्मीदवार रह गए हैं। कल नाम वापसी के दिन 35 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। सबसे अधिक 38 उम्मीदवार मुरैना जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धार जिले के बदनावर क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। 28 सीटों के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में नाम वापसी के बाद कुल 81 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल 21 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। मतदान 3 नवंबर को होगा और मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद सुरेंद्रनगर जिले की लिमड़ी सीट पर सबसे अधिक 14 उम्मीदवार है, जबकि कपराड़ा अनुसूचित जनजाति सीट पर सबसे कम 4 उम्मीदवार स्पर्धा में है। मोरबी सीट पर 12 उम्मीदवार, धारी में 11, अबड़ासा और गढ़ा अनुसूचित जाति सीट पर 10-10, जबकि करजण और डांग अनुसूचित जनजाति सीट पर 9-9 उम्मीदवार मैदान में है। सबसे अधिक 53 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के बीच रहेगा। उपचुनाव वाली सभी 8 सीटें इस वर्ष के शुरू में राज्यसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से खाली पड़ी थी। भाजपा और कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इस उपचुनाव के नतीजों की वर्तमान राजनीतिक संतुलन पर कोई बड़ी असर पड़ने की संभावना नहीं है। फिर भी दोनों मुख्य राजनीतिक दल प्रतिष्ठा की इस जंग को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मणिपुर में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अब तक 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। ये उपचुनाव अगले महीने की 7 तारीख को होंगे। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। वांगोई निर्वाचन क्षेत्र में अब तक 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें भाजपा उम्मीदवार और कृषि मंत्री ओईनाम लुखोई सिंह समेत कांग्रेस और एनपीपी के उम्मीदवार शामिल हैं। वांगजिंग तेरथा में कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया है। लिलोंग में पूर्व मंत्री अब्दुल नासिर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा है। साइतू में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिंघात में अब तक भाजपा और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया है। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मृत्यु के बाद से खाली है। कर्नाटक में आरआर नगर और सिरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का प्रचार जारी है। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। विधान परिषद की 4 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। दक्षिण पूर्व और पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, बेंगलुरु तथा पूर्वी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के कारण परिषद की 4 सीटें रिक्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की गई। इन सीटों पर 9 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सांसदों के कार्यकाल पूरा होने पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीरज शेखर, अरुण सिंह और केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा और वीर सिंह तथा कांग्रेस के पीएल पुनिया, जावेद अली खान और बहुजन समाज पार्टी के राजा राम का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव और चुनाव अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि 27 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना भी उसी दिन होगी। लद्दाख में लद्दाख स्वायत्त शासी पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव के लिए दूर दराज के इलाकों के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और मतदान सामग्री को रवाना करने का काम आज पूरा हो गया। बाकी के इलाकों के लिए दल कल लेह से रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि परिषद के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। इस महीने की 22 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। श्री गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि 7 अरब रुपए की लागत से बोंगाईगांव जिले में बनने वाला ये पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से इसे सीधा जोड़ा जाएगा। अभी 12 लॉजिस्टिक पार्क और हम बना रहे हैं जिसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर का काम हो रहा है। मल्टी मॉडल पार्क का प्रारूप है, उसमें ब्रह्मपुत्र के किनारे पर 1171 करोड़ की लागत से टोटल 317 एकड़ में टोटल प्लान है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का। इसमें से 50 एकड़ में इनलैंड वाटर का टर्मिनल बनने वाला है और ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का पहले चरण जो है वो अभी हम कर रहे हैं। ये काम 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम 2 चरणों में होगा। 280 करोड़ का काम अवार्ड हो गया है। 171 करोड़ रुपए का काम सड़क निर्माण का अवार्ड हो गया है। 87 करोड़ रुपए के स्ट्रक्चर बनाने का काम अवार्ड हो गया है और 23 करोड़ रुपए रेल लाइन निर्माण का कार्य भी अवार्ड हुआ है। नवंबर 2020 से काम शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि राज्य में ढांचागत विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक पार्क से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि रोजगार सृजन हमारी प्राथमिकता है। रोजगार निर्माण करना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा और इसका फिर विस्तार भी होगा। और मेरा विश्वास है कि ये पोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा नॉर्थ ईस्ट के बाकी भी राज्यों को आह्वान है कि जहां जहां से हमारी ब्रह्मपुत्रा जाती है, बराक है, इन रिवर को जोड़कर ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अगर पानी पे आता है तो बहुत बड़ा काम होगा। और मेरा विश्वास है कि इसमें हम लोग अभी 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जिसकी लंबाई 7,652 किलोमीटर है और 3,18,678 करोड़ उसमें खर्चा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल के कारण पिछले 6 वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क में सुधार हुआ है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस नई प्रक्रिया से स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों समेत देश के उद्योग जगत को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की गतिविधियों में और अधिक भाग लेने का अवसर मिलेगा। ट्वीट में आगे कहा गया है कि इससे रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि स्वदेशी रक्षा उद्योग को डिजाइन और विकास गतिविधियों में भाग लेने का अधिक अवसर मिले। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार ने कई पहलें की हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देंगी। आत्मनिर्भर भारत पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का वितरण किया जा रहा है जिससे कई क्षेत्रों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान हुई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 से 6 वर्षों के दौरान 1.5 करोड़ मिलियन मीट्रिक टन बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि ये स्टील के उपयोग को बढ़ावा देंगे और इसका उद्देश्य 74 किलोग्राम उपभोक्ताओं के लिए स्टील की खपत को और बढ़ाना है। महाराष्ट्र विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के पश्चिमी और मराठवाड़ा क्षेत्र में तेज बारिश से प्रभावित किसानों को मदद देगी। उस्मानाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री इन किसानों की समस्या को लेकर बेहद चिंतित हैं। राज्य सरकार की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है।
केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में जलयान यातायात निगरानी से जुड़े स्वदेश में ही निर्मित एक सॉफ्टवेयर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वदेश में निर्मित ये सॉफ्टवेयर विदेशी सॉफ्टवेयरों की तुलना में बहुत कम लागत का है। नौवहन मंत्री ने कहा कि इससे बंदरगाहों पर जलयानों के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। असम और मिजोरम के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल कछार जिले के लालपुर में अंतर्राज्यीय सीमा के निकट बातचीत की, जहां पिछले दिनों हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने अंतर्राज्य सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल असम मिजोरम सीमा पर हुई घटनाओं और तनाव के बारे में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बात की। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर चिंता जताते हुए इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सभी मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी मुख्यमंत्री से बात की। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी जोरमथंगा से बात की और दोनों नेताओं ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त करने का संकल्प लिया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने असम के गृहमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भी बात की। सरकारी सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने इच्छा व्यक्त की है कि शांति सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मलहोरा गांव में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ में कल 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मलहोरा गांव में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने तलाश अभियान चलाया था। संयुक्त दल के संदिग्ध स्थान पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ये आतंकवादी मारे गए। इनकी पहचान की जा रही है। घटनास्थल से एक AK राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की 13,000 गर्भवती महिलाओं को 5 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले की 13,706 गर्भवती महिलाओं को अब तक 5 करोड़ 76 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चलें चेन्नई, तो वहाँ हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लद्दाख में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे आ गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में आंशिक रूप से धुंध के साथ बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। IPL क्रिकेट में आज दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। कल रात अबुधाबी में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। देश भर में नवरात्रि के उल्लास के बीच आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि मां कुष्मांडा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कोरोना से बचाव के टीके के विकास में सबसे आगे है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 88.63% हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। और IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।